नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं घर पर आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी निरंतर चल रही होगी। और इसके अलावा अपनी जो क्लास है निरंतर चल रही है। पिछला जो टेस्ट था अपना खनिज संसाधन वाला टेस्ट था, आज का जो टेस्ट है अपना ऊर्जा टेस्ट है। ठीक है, तो क्लासें निरंतर चल रही है, आपको पता है। खनिज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बाद ऊर्जा वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। खनिज के एमसीक्यू हो गए हैं, आज ऊर्जा के हैं। नेक्स्ट क्लास होगी जो अपनी पर्यटन की क्लास होगी। पर्यटन होगा, परिवहन होगा, उद्योग होगा, ये निरंतर चलती रहेगी क्लासेस। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप सिलेबस देख लेना, आपको पता भी चल जाएगा। और मैंने कहा भी है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और दीवार पर जहीं जहाँ पर आप पढ़ रहे हो वहाँ पर दीवार पर चिपका लो एक तरफ सिलेबस, तो पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या लगा है। मतलब जो आप तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, उसके हिसाब से ही तैयारी करनी है आपको। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है कि हाँ सिलेबस में नहीं है पढ़ ले, नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। जो आपके सिलेबस में लग रहा है वही देखना है। ठीक है, हो सकता है सेकंड ग्रेड के अंदर खनिज नहीं है, ऊर्जा भी नहीं है, लेकिन अगला जो अपना होगा टॉपिक पर्यटन, वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लग रहा है। उसके बाद उद्योग टॉपिक होगा, वो भी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में है। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो कुछ चीज़ें फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सेकंड ग्रेड में नहीं होगी। लेकिन आप अगर तैयारी दोनों की कर रहे हो तो दोनों के लिए उपयोगी है। अगर एक के लिए कर रहे हो तो आप एक दो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो करवा रहा हूं, उनमें से एक या दो टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके एक दूसरे में नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी जो टॉपिक है सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अपने ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ऊर्जा जो टॉपिक करवाया था मैंने आपको बताया था कि परंपरागत और गैर परंपरागत कौन से होते हैं, नवीकरणीय कौन से होते हैं, अनवीकरणीय कौन से होते हैं, तो बता दिया मैंने। तो ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है उनको। आपको एक वहां पे पूछा जाता है एक जलीय विद्युत के बारे में, परंपरागत है और नवीकरणीय भी है, तो उनके बारे में ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि परंपरागत है तो नवीकरणीय कैसे हो सकता है। नवीकरणीय हो सकता है परंपरागत यानी प्राचीन तरीके से भी जल से विद्युत उत्पादित की जाती थी, और नवीकरणीय ऐसे है कि उससे नई ऊर्जा भी बनाई जाती है, यानी कि उससे ऊर्जा और बनाई जा सकती है, यानी कि वो खत्म नहीं होगी कभी। ठीक है, इस कारण से चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की किस सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। यानी कि राजस्थान की सीधी सी बात है, राजस्थान की सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछा गया है, और सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में पूछा गया है। बार बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता रहेगा। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपका सीधा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता है राजस्थान की किस सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए पोखरण, बड़ला, फतेहगढ़ या बालोतरा। तो कहाँ पे है बताओ? सीधा आंसर आपका कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो क्लास, तो आप जो भी आपके साथ ही जुड़ सकें और टेस्ट को दे सकें। ठीक है, तो बड़ला, तो बड़ला आपको पता है पहले जोधपुर में था, लेकिन अब कहाँ पे चला गया है? अब आ गया है आपने फलोदी के अंदर। चला नहीं गया है तो वहीं, लेकिन फलोदी नया जिला बन गया है। तो आपका आंसर भी यही होगा। बड़ला कहाँ है? बड़ला पार्क कहाँ पे है? फलोदी में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, ये भी आपको पता है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? सौर ऊर्जा पार्क। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, आपने लिखा होगा और पता भी होगा आपको। ठीक है, आगे देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, देखो सीधी। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। ऊर्जा संकट यानी कि राजस्थान के अंदर बिजली कम उत्पादित की जाती है और बिजली कम मिलती है लोगों को। सीधी बात यह है कि कोयला खत्म हो जाता है कई बार, आपको पता है। सरकारें बहुत बार कहती है कि एक दिन का कोयला बचाए, 2 दिन का कोयला बचाए, लेकिन इस कारण से समस्या भी है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? ऐसा कौन सा स्रोत है जो ग्रामीण ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? तो ग्रामीण राजस्थान के अंदर कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अधिक सहायक होगा? तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर पूछ लिया जाए तो ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा, तो आपको सीधी सी बात है कि राजस्थान में पड़ती है गर्मी। बताने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में पड़ती है गर्मी। गर्मी किस कारण से पड़ती है? कि सूर्य ज्यादा तपता है। ज्यादा तपता है, ज्यादा तापमान रहता है, तो तापमान ज्यादा रहता है तो सबसे ज्यादा सहायक क्या होगा? तो सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा सहायक होगी। क्या होगी? सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा सहायक होगी राजस्थान में, आपको पता है इस बारे में। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान में मथानिया
मथानिया एक स्थान है जो कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में है। कहाँ पे है, पहले जोधपुर में था लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण में है। तो जोधपुर ग्रामीण में मथानिया नामक एक स्थान है पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। वहां पे ऊर्जा परियोजना है, देश की प्रथम ऊर्जा परियोजना कौन सी है, अगर पूछ लिया जाए किसकी है, मथानिया में है, किस आधार क्या है उस परियोजना का, तो पूछ लिया जाए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा या फिर अणु ऊर्जा। इन चार में से ऑप्शन में से आंसर बताओ जल्दी से। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा, अणु ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावी रूप से काम करती है। और ये देश का यहाँ पे यानी कि मथानिया जोधपुर ग्रामीण में देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है ये। यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है आपको पता है, बताया भी था मैंने। कहाँ पे लगाया गया था, मथानिया जोधपुर ग्रामीण में लगाया गया था। ओके, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन अपना धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, किस पे आधारित है, धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्रोजेक्ट, बताया था मैंने। कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्रोजेक्ट किस पर है बताओ, कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्रोजेक्ट यहीं पर है ना। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, किस पर आधारित है, लिग्नाइट गैस, नेफ्ता या फिर डीजल पर आधारित है। बताया था मैंने गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन, बताया था कि दोनों का क्या किया जाता है, साइक्लिंग की जाती है। पहले गैस टरबाइन में होता है, उसके बाद स्टीम टरबाइन यानी ताप या टरबाइन उसके अंदर डाला जाता है, तो विद्युत क्या हो जाती है, अधिक उत्पादित होती है, 50% ज्यादा उत्पादित होती है बिजली इस कारण से। ठीक है, तो लिग्नाइट गैस तो सीधा आपको पता होना चाहिए ये किससे संबंधित है, गैस से संबंधित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो गैस यानी कि गैस पर संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए तो ये हो गया अपना धौलपुर पावर प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्रोजेक्ट है, आपको पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, बताया मैंने ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पूछा जा सकता है कंबाइंड साइक्लिंग पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो वो धौलपुर में है और किससे संबंधित है, तो गैस ऊर्जा से संबंधित है। आगे देखो अगला अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई, तो आपको पता होना चाहिए पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और नवीन कौन सी है। तीनों बताई थी मैंने, पहली दूसरी और नवीन तीनों बताई थी। उसमें से पहली भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट भी इंपॉर्टेंट है और दूसरी भी पूछी जा सकती है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली और लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी वहीं से बनते हैं। तो बताओ 2011, 10, 9, 8। तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति कब, तो आपका आंसर क्या होगा 2011। अगर नवीन पूछ ली जाए, नवीन पूछ ली जाए तो कब है, नवीन है 2019 और दूसरी पूछ ली जाए तो कब है 2014। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी, पहली, यानी कि जो चीज पहली होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो पूछी भी सबसे ज्यादा जाती है। ठीक है, आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है अपना कि राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, और राजस्थान में एक ही परमाणु केंद्र है और दूसरा प्रस्तावित है, ये कह सकते हैं। पहला एक ही है, तो राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राउतवाटा है, सूरतगढ़ है, उदयपुर है या फिर भीलवाड़ा है। नाम क्या आया है, परमाणु आया है। अब परमाणु कईयों को पता ही नहीं चलता कि ऊर्जा के आधार क्या क्या है, तापीय ऊर्जा कैसे बनती है, तापीय ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, गैसीय ऊर्जा क्या होती है, उसके अलावा सौर ऊर्जा क्या होती है, पवन ऊर्जा क्या होती है, आणविक ऊर्जा क्या होती है, बायोमास ऊर्जा क्या होती है। तो 7 प्रकार की ऊर्जाएं क्या होती है राजस्थान में उत्पादित होती है। उन 7 प्रकार में से एक है परमाणु ऊर्जा। परमाणु को क्या कहते हैं, आणविक ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक ऊर्जा। परमाणु आ जाए चाहे आणविक आ जाए, कुछ भी आ जाए उन दोनों में से, तो कौन सा आंसर होगा, तो राउत भाटा होगा। क्या होगा, राउत भाटा। राउत भाटा क्या है, परमाणु केंद्र है। और राउत भाटा है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, चित्तौड़ में है। आगे देखो आगे है भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है। वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है सौर ऊर्जा उत्पादन में। सौर ऊर्जा उत्पादन में
वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है सीधा सा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की भारत के अंदर कौन सी स्थिति है, यानी कि स्थान कौन सा है राजस्थान का भारत के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन करने के मामले में, कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीधा सा। तो आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा किससे प्रभावित है, सौर ऊर्जा से प्रभावित है। तो आपको पता होना चाहिए इसका स्थान भी कौन सा होगा, प्रथम होगा। यानी कि सबसे ज्यादा अगर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित की जाती है तो वो राजस्थान में की जाती है। ओके, तो भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो प्रथम स्थिति है, सबसे ज्यादा राजस्थान में बिजली उत्पादित की जाती है, किससे, सौर ऊर्जा से। ठीक है, आगे देखो, आगे है अपना कि राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि ये करो इंपॉर्टेंट। अब बायोमास और बायोगैस दोनों बताई थी मैंने। बायोमास किससे कैसे उत्पादित की जाती है और बायोगैस किससे बनती है। तो बायोमास बताओ, ऑप्शन 4 है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है, इस कारण से सूर्य की गर्मी उपलब्ध है, या फिर पशु उपलब्ध है, या फिर शस्यों की भूसी उपलब्ध है। रेगिस्तानी क्षेत्र उपलब्ध है तो सूर्य की गर्मी से आपको पता है क्या बनती है, सूर्य की गर्मी से बनती है तो केवल सौर ऊर्जा बनती है। पशु उपलब्ध है, पशु से गोबर जो होता है, तो गोबर से कौन सी गैस मतलब कौन सी ऊर्जा उत्पादित होती है वो भी आपको पता है। तो आपको पता होना चाहिए बायोमास ऊर्जा, बायोमास नाम आते कचरा दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कचरा। तो कचरा कहां से बन सकता है, तूड़ी से, भूसी से, डंठल से, विलायती बबूल से, जहां कहीं से कचरा इकट्ठा किया जा सकता है वहां से इकट्ठा करो और बायोमास ऊर्जा बना दो। तो यहां पर क्या देखना है, कचरा कहां पे है, तो कचरा यहां पे है सरसों की भूसी। अब सरसों का खेत होता है, उसमें से क्या निकाली जाती है, सरसों निकाल ली जाती है। सरसों निकालने के बाद जो कचरा बचता है, जिसको बोलते हैं सरसों की तूड़ी बोल सकते हैं, पल्लर बोल सकते हैं, भूसी बोल सकते हैं, तो वो किसके काम आता है, इसी के काम आता है। इसके अलावा सरसों होती है, सरसों के अंदर में से सरसों का तेल निकालने के बाद जो खल बचती है उससे भी एक संयंत्र बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए कहां पे बना हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ जल्दी। आगे देखो, आगे है सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र, सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेस जोन निम्न में से किन जिलों में है, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है क्वेश्चन कि जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, या फिर जोधपुर, जालोर, बाड़मेर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेस क्षेत्र, तो अब तो जिले अलग अलग भी हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो आपका आंसर सीधा होना चाहिए जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। इसके अंदर जोधपुर के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, और जोधपुर ग्रामीण भी आ सकते हैं, फलोदी भी आ सकते हैं, ठीक है। बाड़मेर के अंदर बाड़मेर व बालोतरा, जैसलमेर है जो है ही, ठीक है, वो अलग नहीं हुआ है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, यानी कि इसके अंदर इन जिलों को शामिल किया गया है। चीज के अंदर किन जिलों को शामिल किया गया है, तो जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखो, आगे है अपना कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं राज्य के किस जिले में है, किस जिले में है, इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि मैंने बताया था कि सौर ऊर्जा जो उत्पादित होती है कहां पे उत्पादित होती है, सौर ऊर्जा के जितने भी संयंत्र लगाए गए हैं कहां लगाए गए हैं, एक विरला ही है वो जो अलग आपको दिखाई देगा। उसके अलावा जितने भी पवन ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए हैं वो कहाँ लगाए गए हैं, पश्चिमी राजस्थान में लगाए गए हैं। तो पश्चिमी राजस्थान में लगाए गए हैं तो वहां पे सर्वाधिक संभावनाएं भी है, इस कारण से, ठीक है। तो सर्वाधिक संभावनाएं राज्य के किस जिले में है, तो जयपुर, कोटा, अजमेर, ये तीनों ही पश्चिम में नहीं है, ये तीनों ही पश्चिम में नहीं है, तो पश्चिम में एकमात्र है वो जैसलमेर है। तो आपका जैसलमेर हो जाएगा कि पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं राज्य के किस जिले में है, तो जैसलमेर में है। कहाँ है, जैसलमेर में है, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, करो इंपॉर्टेंट करो, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, प्राकृतिक गैस लिखा है ध्यान रखना, पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर या फिर रामगढ़।
क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका, भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर, रामगढ़। तो रामगढ़ हो जाएगा। आपको बताया था कि रामगढ़ जैसलमेर के अंदर राज्य का समय का पहला सेंटर है। रामगढ़ जैसलमेर के अंदर बताया था ना। कब स्थापित किया गया था, बताओ जल्दी बताओ, कब स्थापित किया गया था। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़ जैसलमेर में, कब स्थापित किया गया था, ये भी बताओ जल्दी से। 1989 में, ठीक है। तो राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह, राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है। इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताया है मैंने ये भी। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है, संचालित पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। देखो जल्दी देखो, नाभिकीय ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, या फिर भारतीय सतत ऊर्जा विकास निगम। इनमें से चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा बताओ। आपको पता है जो ये राउत बाटा वाला है, ध्यान रखना कौन सा है, राउत बाटा। राउत बाटा कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है राउत बाटा वाला। तो राउत बाटा वाला है नाभिकीय ऊर्जा निगम। नाभिकीय, इसका आंसर भी क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा निगम होगा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा निगम होगा। तो किसके द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार की एक जो ऊर्जा विभाग है, जो उसका नाभिकीय ऊर्जा निगम है, उसके द्वारा संचालित है परमाणु ऊर्जा। यानी ये कह सकते हैं कि देश का दूसरा परमाणु संयंत्र। और राजस्थान का पहला। इसके अलावा आप पूछ लिया जाए एक जगह और प्रस्तावित है तो नापला बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। आगे देखो, आगे अपना बरसिंहसर। अब बरसिंहसर ताप परियोजना, बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है, सीधा पता होगा आपको। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर कहाँ है, बरसिंहसर। नाम दिए जाएंगे आपको, नाम दिए जाएंगे। जिला पूछ लिया जाएगा तो नाम देकर पूछ लिया जाएगा कि ये स्थान है वो कौन से जिले के अंदर है, ये ताप परियोजना कौन से जिले से संबंधित है। यानी कि लगभग जो जो भी परियोजनाएं हैं वहां के नाम से संबंधित है, मतलब उस जगह के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे रामगढ़ गैस परियोजना, बरसिंहसर ताप परियोजना, गिरल ताप परियोजना। तो ये सारे, गिरल लिग्नाइट परियोजना, ये सारे के सारे क्या है, वहां के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ ऐसे होंगे अपवाद जो नाम से नहीं होंगे प्रसिद्ध, कुछ अलग नाम से होंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बरसिंहसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है। तो बरसिंहसर पर जाओ तो बरसिंहसर कहाँ है, बीकानेर में है। इसके अलावा और कहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। वैसे बरसिंहसर, वैसे बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे अपना माही जल विद्युत परियोजना। माही जल विद्युत परियोजना, अब माही जल विद्युत परियोजना के बारे में मैंने क्या अलग चीजें बताई थी वो बताओ। माही परियोजना, अगर माही परियोजना पूछ ली जाए तो किसके साथ, मतलब कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो साझेदारी, मतलब हिस्सा है दो राज्यों का। कौन कौन से राज्य हैं, एक गुजरात है और एक राजस्थान है, ये दो राज्य हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जल विद्युत परियोजना है उसके अंदर हिस्सा किसका है, तो उसके अंदर केवल जितना भी हिस्सा है 140 मेगावाट जो बिजली उत्पादित की जाती है माही जल विद्युत परियोजना के अंदर, वो सारी की सारी 100% वो किसको मिलती है, राजस्थान को मिलती है, ठीक है। अगर माही परियोजना पूछ ली जाए, माही परियोजना पूछ ली जाए तो दो हिस्सों में है, गुजरात व राजस्थान में। अगर माही जल विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो वो पूरी की पूरी किसकी है, जल विद्युत, जल अगर विद्युत की पूछ ली जाए तो वो सारी की सारी होगी राजस्थान की, ठीक है। तो माही है कहां पे, माही जल विद्युत परियोजना तो कहां पे है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। कहां है, बांसवाड़ा में है। आगे देखो, कुटीर ज्योति योजना का संबंध। कुटीर ज्योति योजना का संबंध मैंने बताया था कि ज्योति जलानी है, रोशनी करनी है कहीं पे, ज्योति जलानी है। कहाँ जलाओगे, सबसे गरीब जगह है, मतलब कह सकते हैं सबसे जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे ज्योति जलानी है। कहाँ पे होंगे, जो भी बीपीएल परिवार के क्या होंगे, बीपीएल परिवार के एससी, एसटी, ओबीसी, इनको क्या देना है, सबको क्या देना है, विद्युत कनेक्शन देने हैं, वो भी मुफ्त में देने हैं। क्या देने हैं, बिजली के कनेक्शन देने हैं, वो भी मुफ्त में देने हैं। तो मुफ्त में कहाँ दोगे, तो वो दोगे आप ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ दोगे, ग्रामीण क्षेत्र में। तो बताओ इससे संबंधित कोई है क्या यहाँ पे, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन, ग्रामीण कुटीर उद्योग, ग्रामीण शिक्षा या वृद्धाश्रम योजना। वृद्धाश्रम योजना, शिक्षा,
ग्रामीण कुटीर उद्योग, ये तो अलग आ गए सारे के सारे। अब विद्युत कनेक्शन है, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन, ये भी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बताया मैंने, ध्यान रखना इसका। जो भी योजनाएं है ना, कुटीर योजनाएं, दीनदयाल उपाध्याय योजनाएं, कुसुम योजना, उदय योजना, ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं सारी। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीजों का। आगे देखो, आगे अपना गिरल परियोजना संबंधित है। अब गिरल परियोजना किससे संबंधित है, ये बताओ। जल विद्युत से है, ताप विद्युत से है, अणु शक्ति से है, या फिर पवन ऊर्जा से है। गिरल परियोजना, अब गिरल है कहां पे आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ जल्दी से। गिरल परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है, जल विद्युत, ताप विद्युत, अणु शक्ति या फिर पवन ऊर्जा। तो जल विद्युत, अगर आपको पता चल गया कि गिरल है कहां पे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि जल से संबंधित है, अणु से संबंधित है, या फिर पवन से संबंधित है। तो है कहां पे, उसके हिसाब से है ये ताप विद्युत के अंदर, ताप विद्युत के अंदर। ठीक है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयले से संबंधित है, तो ये योजना किससे संबंधित होगी, ताप से संबंधित होगी। अब है कहां पे, ये बताओ जल्दी से। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, तो ये बताओ, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना हुई थी, नाम सुना हुआ लग रहा है क्या, रेडा, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यही होगा ना, इंग्लिश में ये होगा इसका फुल फॉर्म, राजस्थान एजेंसी डेवलपमेंट, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछ लिया जाए तो बताओ जल्दी से। 1982, 83, 85 या फिर 93। इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंपॉर्टेंट चीज है, इससे संबंधित एक आगे क्वेश्चन और आएगा, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा और। ठीक है, तो 82, 83, 85 या फिर 93, ये फिर की गई थी 1985 में। आगे जाके इसका विलय भी हो गया था, किस में हुआ था वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो 1985 में हुई थी। रेडा की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। हिंदी में नाम देकर पूछा जा सकता है कि राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण। ये रेडा, रेडा तो बहुत बार रटा होगा आपने कि रेडा रेडा रेडा, रेडा की 1985 में, लेकिन राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण सीधा ऐसा नाम देकर पूछ लिया जाए तो आपका किस तरफ जाओगे, 1985, स्थापना 1985 रेडा। ठीक है, वैसे आपको पता चल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम दिया होगा। केवल आप हिंदी नहीं पढ़ के साथ साथ में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, आगे देखो, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो प्राचीन नहीं, अपारंपरिक, पारंपरिक होता है जो परंपरा जो चली आ रही है, अपारंपरिक जो चली नहीं आ रही है, नया बनाया गया है। अपारंपरिक यानी जो नई है, अपारंपरिक का मतलब सीधी बात है नई है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर भूतापीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या फिर भूतापीय ऊर्जा, पवन, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। अब इसमें से ये देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पारंपरिक कौन कौन से हैं। पेट्रोलियम जहां भी नाम आ रहा है तो वो सारे के सारे क्या होंगे, पारंपरिक होंगे, क्योंकि पेट्रोल एक बार खत्म होने के बाद वो जो दोबारा उपयोग में नहीं आता, केवल उसका धुआं ही बनता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकते, कोयला भी नहीं हो सकता है। अब देखो, आंसर तो यही है, पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। पवन चलती रहती है, सूर्य चमकता रहता है, भूमि के अंदर ताप रहता ही है, यानी कि इससे नवीकरणीय, इसको नवीकरणीय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नवीकरणीय भी बोलते हैं। आगे देखो, आगे अपना 1973 में राउत बाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। राउत बाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई। 1973 में उत्पादन शुरू हुआ था, आपको पता है। 1963 से 65 में इसको स्थापित किया गया था, और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस या फिर कनाडा। यूएसएसआर, यूएसए या फ्रांस या फिर कनाडा। आपको पता होगा, बताया है मैंने, ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि कनाडा के सहयोग से क्या की गई थी, राउत बाटा में परमाणु या फिर अणु, ये ध्यान रखना, परमाणु आ जाए, अणु आ जाए, आणविक आ जाए, जहां पर भी अणु नाम आ रहा है ना, आणविक, आणविक में भी अणु छिपा हुआ है, परमाणु, परमाणु में भी अणु छिपा हुआ है, अणु, अणु तो है ही,
यानी कि जो भी अणु है, कंफ्यूज नहीं होना है कि परमाणु अलग होगा, आणविक अलग होगा या फिर अणु अलग होगा, ये एक ही चीज है तीनों। वो राउत बाटा वाला पूछ रहा है, सीधी सी बात ये है। कौन सा? राउत बाटा परमाणु संयंत्र है जो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। आगे देखो, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है। सुपर क्रिटिकल, अब सुपर क्रिटिकल क्या होता है बताओ? सुपर क्रिटिकल क्या होता है? एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन, एक सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। अब सुपर थर्मल वो होता है जहां पर 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादित की जाती है। राजस्थान के अंदर 6 बताए गए हैं आपको। अब सुपर क्रिटिकल क्या होता है? सुपर क्रिटिकल के अंदर होता है कि एक इकाई क्या करती है? 500 मेगावाट से 500 मेगावाट या फिर उससे अधिक बिजली उत्पादित करती है, तो वो हो जाएंगे सुपर क्रिटिकल। अब सुपर क्रिटिकल कौन कौन से? देखो, माही डैम व जवाहर सागर डैम पर, राउत बाटा व राणा प्रताप सागर डैम पर, छबड़ा व सूरतगढ़ में, या फिर छबड़ा व राउत बाटा में। यहाँ पे कहीं नहीं है जो डैम बनाए गए हैं, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। राउत बाटा भी नहीं है क्योंकि ये जो परमाणु शक्ति ग्रह है यहाँ पर भी नहीं है। अब होगा कहाँ पे? तापीय तापीय विद्युत ग्रह होंगे ना, वहीं होगा, तो छबड़ा और सूरतगढ़ में है। इसके अलावा छबड़ा व सूरतगढ़ तो है ही, इसके अलावा 2 और जगह हैं सुपर क्रिटिकल इकाइयां। कहीं पर 600 मेगावाट प्रत्येक इकाई कर रही है, कहीं पर क्या कर रही है? 660 मेगावाट कर रही है, यानी कि दो दो इकाइयां लगाई गई है। लगभग हर जगह क्या लगाई गई है? दो दो इकाइयां लगाई गई है। सूरतगढ़ में लगाई गई है 660 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाई गई है। इसके अलावा 600 मेगावाट की भी लगाई गई है कई जगह, ठीक है। जिसमें से छबड़ा, एक और है कवई आ जाएगा, काली सिंध आ जाएगा। समझ में आ गया? काली सिंध झालावाड़ में है, कवई 12 में, ठीक है। तो छबड़ा व सूरतगढ़ इसका आंसर होगा। सुपर क्रिटिकल जो 500 मेगावाट या फिर उससे अधिक बिजली उत्पादित करती है। कितनी इकाई? एक इकाई करती है। पूरा पूरा जो संयंत्र है वो नहीं करता। अगर पूरे संयंत्र की बात की जाए वो 1000 से अधिक करता है तो वो क्या हो जाएगा? सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो छबड़ा, यही पीछे नाम आया है। छबड़ा पावर प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? ये पूछ लिया जाए तो बताओ, इंपॉर्टेंट। छबड़ा, अब जगह आपको पता होनी चाहिए कहां पे है। अगर ये पता होगा तो क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। तो छबड़ा पावर प्रोजेक्ट किस जिले से संबंधित है? कोटा, बारां, झालावाड़ या फिर गंगानगर? कहाँ है जल्दी बताओ? कोटा, बारां, झालावाड़ या फिर गंगानगर? तो छबड़ा सीधा आंसर होना चाहिए आपका 12। कहाँ है? हम 12 के अंदर है। 12 के अंदर क्या है? छबड़ा पावर प्रोजेक्ट है। और छबड़ा पावर प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तापीय विद्युत परियोजना से संबंधित है। ओके, आगे देखो, आगे है अपने राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? ये देखो, राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति है, इंपॉर्टेंट करो इसको, पूछा जाता है। राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, एक होता है केवल पवन ऊर्जा नीति, ये पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो ये कब घोषित की गई थी? जल्दी बताओ, 2015, 17, 18 या फिर 19? अगर पवन ऊर्जा नीति के बारे में पूछ लिया जाए तो 2012 में, 2012 में। अगर राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा 2019, आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, आगे है, निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रूडा, राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, या फिर राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निगम, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा निर्माण निगम? कौन सा आंसर होगा बताओ? अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, नवीनीकृत लिखा है तो यहाँ पे अक्षय लिखा जा सकता है, ऐसा भी नाम आ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन। तो राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम, या इसको बोल सकते हैं तो RREC, के इस अल भी लगाया जाता है क्योंकि लिमिटेड है इस कारण से, ठीक है। लेकिन मुख्य नाम क्या? RREC। अल भी लगा हुआ मिल जाए कहीं पर तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आ जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड आ जाएगा, ठीक है। तो यही करती है, क्या करती है? प्रोत्साहित करने का काम करती है।
आगे देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, RRECL, क्या लिखा है? RRECL, RREC तो मुख्य नाम आ ही गया, एल लगा दिया यानी कि लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान विद्युत मंडल एवं धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान गैर पारंपरिक ऊर्जा लिमिटेड एवं धारणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, या फिर राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी एवं राजस्थान विद्युत वितरण निगम, या फिर राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। बताओ इसका, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड क्या होगा, बताओ इसका। RSC, RSPCL, PCL, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, ऊर्जा विकास एजेंसी, रेडा। ठीक है, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कौन सी है? रेडा। अब रेडा की स्थापना कब की गई थी? 1985 के अंदर। और RSPCL की स्थापना कब की गई थी? 1995 को। इन दोनों का विलय करके कब किया गया था? 9 अगस्त 2002 को। 9 अगस्त 9 अगस्त 2002 को इनका विलय किया गया था। और विलय किसमें किया गया? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम है RREC। ठीक है, आगे देखो। आगे अपन, राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? ये गजब का क्वेश्चन है। कैसे? बताता हूं। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहले तो ध्यान से पढ़ो कि कह क्या रहा है ये, कि राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? 4, 1, 2, 3। कई कहेंगे सर 5 भी हो सकता है, ऑप्शन में नहीं दिया। नहीं, 5 तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो होगा ही नहीं। तो 4, 1, 2, 3, जल्दी बताओ, सारे बताओ, आंसर बताओ इसका, कि राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? ढंग से पढ़ो, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, विद्युत प्रसारण, विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। क्या होगा आंसर, बताओ आपके हिसाब से? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 4 होगा? 1 होगा। क्यों होगा? मैंने बताया था, पढ़ाया था, तब भी बताया था कि उत्पादन का काम कौन करती है, प्रसारण का काम कौन करती है, वितरण का काम कौन करती है। कुल 5 कंपनियों में विभाजित जरूर किया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो पहले, कि विद्युत प्रसारण, केवल प्रसारण लिखा है यहां पे, वितरण नहीं लिखा। अगर वितरण लिखा होता तो कितनी कंपनियां होती? 3 होती। अगर प्रसारण लिखा है तो कितनी होगी? 1 होगी। अगर उत्पादन लिखा होता कितनी होती? 1 होती। इनको मिलाकर होती है 5। आगे बात समझ में? तो विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जो जयपुर में है, तो एक ही कंपनी होगी। ठीक है, आगे देखो। आगे अपना, राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ये करो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किस पर आधारित है और कहां पे है, ये बताओ। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो गिरल देखते ही आपको पता चल जाएगा है कहां पे, बाड़मेर में है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो ये जो लिग्नाइट परियोजना है, लिग्नाइट परियोजना, गैसीकरण की तकनीक पर आधारित है, तकनीक पर आधारित। ठीक है, तो गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो बाड़मेर में है। आगे देखो। आगे अपना, कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो जैसलमेर में क्या पवन ऊर्जा के स्रोत हैं? राउतबाटा में परमाणु ऊर्जा का स्रोत है? गोरूर के अंदर सौर ऊर्जा का स्रोत है? या गिरल के अंदर भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है? बताओ जल्दी। तो जैसलमेर में आपको पता है सर्वाधिक संभावना जैसलमेर के अंदर पवन ऊर्जा की है, तो ये तो आपका राइट होगा। राउतबाटा के अंदर,
राउत बाटा के अंदर एक ही जो परमाणु संयंत्र है वो राउत बाटा के अंदर है, आपको पता है। इसके अलावा गोरीर, गोरीर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। तो गोरीर झुंझुनू के अंदर है, वहीं पर सौर ऊर्जा का संयंत्र है। अब गिरल मैंने अभी बताया था, वहां भूतापीय नहीं है क्या? लिग्नाइट आधारित, या फिर कह सकते हैं अपने तापीय विद्युत है। ठीक है, कोयला आधारित। गिरल क्या है? कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना है। आगे अपना, निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन और कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन। तो यहां कंफ्यूज होना ही नहीं है, पता है, सबको पता है। सूरतगढ़ क्या है? सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित करने वाला थर्मल पावर स्टेशन है। वहां पे सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन भी है, क्योंकि वहां पे दो ऐसी इकाइयां लगी है जो 500 मेगावाट से अधिक क्या करती है? बिजली उत्पादित करती है। और 1000 कुल मिलाकर जो वहां संयंत्र लगा हुआ है 1000 मेगावाट से ऊपर बिजली उत्पादित करता है, तो सुपर थर्मल हो गया। और एक इकाई क्या करती है? 500 से अधिक, 500 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादित करती है, तो सुपर क्रिटिकल हो गया। तो आपका आंसर भी क्या होगा? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन सर्वाधिक अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है इसकी। आगे है अपना, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहां स्थित है? गैस आधारित, बताओ क्या होगा आंसर इसका? आंसर क्या होगा? छबड़ा, पलाना, अंता या फिर सूरतगढ़। गैस पर आधारित कौन सी परियोजना है जो छबड़ा में है, पलाना में है या फिर अंता में है, सूरतगढ़ में है? तो आपका आंसर क्या होगा? अंता 12 के अंदर है, अंता 12 के अंदर है। इसको जो गैस की जो एक पाइपलाइन है, किससे गैस की आपूर्ति होती है? HVJ, हजीरा, विजयनगर, जगदीशपुरा। तो ये जो पाइपलाइन है उससे क्या होती है? अंता को गैस की आपूर्ति होती है। तो यही क्या है? गैस आधारित विद्युत परियोजना है। बताया है मैंने, अंता से, अंता को किससे गैस की आपूर्ति होती है? तो HVJ यानी कि हजीरा, विजयनगर और जगदीशपुर जो गैस की पाइपलाइन है, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उदयपुर जो गैस की पाइपलाइन जाती है वहां से होती है। आगे देखो, ये अपना लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, ऊर्जा का अंतिम क्वेश्चन है उदय योजना। योजनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट है बता दिया मैंने, 4 5 6 7 जितनी भी योजनाएं हैं ऊर्जा से संबंधित वो सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। उदय योजना का उद्देश्य, अब इसका उद्देश्य पूछा गया कि उद्देश्य क्या है इसका? उदय करना है। किसका उदय करना है? बताया था मैंने, उदय करना है जो कर्ज में डूबी हुई कंपनियां हैं उनका उदय करना है। अब डूब चुकी है तो डूबे हुए का क्या करना है? उदय करना है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताओ क्या होगा? विद्युत वितरण कंपनियों का को वित्तीय स्थिरता देना, सौर ऊर्जा का विकास, पवन ऊर्जा का विकास या फिर बायो ईंधन का विकास। तो आपको सीधा देखते ही पता चल जाएगा, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना कौन देगा? राज्य सरकार भी देगी और केंद्र सरकार भी देगी। कि कंपनियां जो कर्ज में न डूब जाए, जो बिजली उत्पादन करने की क्षमता है वो कौन करती है? कंपनियां करती है। तो ये कहीं कर्ज में न डूब जाए, बिजली उत्पादित करना बंद न कर दे, इस कारण से क्या दी जाती है? इनको वित्तीय सहायता दी जाती है। हो गए 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए? कोई दिक्कत डाउट हो तो कमेंट में बता देना, कोई चिंता समस्या हो तो कमेंट के अंदर जरूर बताना। तो आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आप क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और बता दूं, जो भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपको पता है जियोग्राफी चल रही है, हिंदी सर करवा ही रहे हैं, और राजस्थान की जो पॉलिटी है वो मैडम ने करवा रखी है, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, पूरी कंप्लीट करवा दी है। और जो इंडियन पॉलिटी है वो भी कंप्लीट करवा दी है, वो भी जाके आप पूरी देख सकते हो। ठीक है, और रीजनिंग सर ने करवा दिया, दीपक सर ने रीजनिंग भी करवा दी है। तो सारी की सारी क्लासेस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिसाब से चल रही है क्लासेस। तो आपको एक ही कमी है, वो टेस्ट सीरीज की। अगर नहीं ज्वाइन कर रखी है तो टेस्ट सीरीज को जाके ज्वाइन करो। और आपको बताते भी रहते हैं कि जो भी रिजल्ट आते हैं आप कितने पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ते हैं उनका रिजल्ट भी शो होता है, उनके रैंक के हिसाब से कौन सी रैंक आती है। तो आंकलन आप खुद को ही करना पड़ेगा। आप जितना आंकलन करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं कहूँगा उसके बारे में, लेकिन आपको खुद समझदार हैं कि टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन निकालोगे
पढ़ते सारे हैं, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ते सारे हैं, लेकिन मूल्यांकन की कमी होती है। वो कैसे, किस प्रकार से कर सकते हो, वो आपसे ज़्यादा और कौन समझ सकता है, हम तो केवल बता सकते हैं आपको। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, लाइक करना है, कमेंट करना है और क्लास को शेयर भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।